नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उस कम क्लासेस के अंदर। सबसे पहला सवाल, ये क्लासेस किस बच्चों के लिए यूज़फुल है? ये क्लासेस क्लास 10th के बच्चों के लिए यूज़फुल है। साथ ही साथ एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी और सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स की जो बच्चे अभी बिगनिंग स्टेज के अंदर हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है। दूसरा सवाल, बिना वाइट बोर्ड के हम आपको कैसे पढ़ाएंगे? हम आपको स्टोरी टेलिंग के मेथड से पढ़ाएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखने बैठते हो या जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसे लिखने बैठते हो तो उसका जिस्ट आपके दिमाग में रहता है और एक आप अच्छा आंसर लिख पाते हो। इससे अलग तीसरा सवाल कि आज की क्लास में हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th का जो चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसी का टॉपिक नंबर 2 पेज नंबर 91 पे जो है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इसे आज हम पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला सवाल आता है व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। जो सबसे पहला सवाल आता है वो क्या आता है? व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या उम्मीद करें डेमोक्रेसी से। या फिर इसी सवाल को मैं ऐसे कह दूं कि डेमोक्रेसी को कम से कम क्या प्रोवाइड कराना चाहिए हमारे पास। एक ही बात है, तो ये देखते हैं। तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी कम से कम जो उसके पीपल्स हैं, उसके जो सिटीजन्स हैं, उसको मिनिमम राइट दे कि वो चूज कर सके अपने लीडर को, पहला। और दूसरा कि जिस कैंडिडेट या जिस लीडर को या जो वो भी रूलर हो हमारे पास, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए सिटीजन्स का या पीपल्स का। ऐसा क्यों? देखिए, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जब भी कोई भी पॉलिटिशियन वोट मांगने आता है वो हाथ जोड़ करके आता है, लेकिन जैसे ही वो एक बार सत्ता में आ जाता है और हम उसके पास जाते हैं तो हम तो हाथ जोड़ लेते हैं और वो ऐसे कर लेता है। वो ऐसे ना कर पाए, वो हमेशा ऐसे ही रहे। इसी वजह से डेमोक्रेसी कहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल आपको प्रोवाइड करेंगे आपके लीडर के ऊपर। अब और अच्छा क्या होगा कि अगर हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। देखिए भाई, वैसे तो हम गवर्नमेंट के बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन हम इन बातों को कभी इतना महत्व देते नहीं हैं। जैसे कि कम्युनलिज्म को देखिए, कम्युनलिज्म हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है और हम देखते हैं क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है और पॉलिटिकल पार्टी हमारी सोसाइटी में से ही निकली है, तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी का भी एक हिस्सा कम्युनलिज्म है। या फिर मैं ये कह दूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो अभी गवर्नमेंट फॉर्म कर रखी है, सत्ता में है, वो इस आइडियोलॉजी कम्युनलिज्म का इस्तेमाल करके अपने काम निकलवा लेती है या अपने हिसाब से सिटीजन्स को समझा देती है, अपने हिसाब से घुमा लेती है, मैनिपुलेट कर पाती है। तो देखा आपने कैसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग, पॉलिसीज या फिर आइडियोलॉजीज के अंदर। और ये तीनों चीज को अगर मैं एक साथ मिला दूं, किन तीनों चीजों को, कि जो राइट दिया जाता है पीपल को हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए उसके कैंडिडेट को, जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो राइट होता है लोगों के पास कंट्रोल करने के लिए अपने लीडर को, और तीसरा जो ये हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं, इन तीनों को मैं एक साथ मिला दूं तो मैं देखता हूं कि मैं बेसिकली चाहता हूं कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो वो हमारे लिए अकाउंटेबल हो, जवाबदेही हो। दूसरा, मैं चाहता हूं कि अगर मेरी कुछ दिक्कत हो तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिव हो और मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर वो खड़ी उतरे। लेकिन मैं ये उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ही तो चाहूँगा जो इफेक्टिव होगी या जो हमारे पास एफिशिएंट होगी। जैसे कि अगर आपको किसी कंपनी में नौकरी करनी है तो पहले तो आप ये देखते हैं ना कि वो कंपनी एक लेजिटिमेट, एक सही कंपनी है या नहीं है, उसके बाद ही तो। इसी तरीके से हम पहले ये तो देख लें कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भी या नहीं। तो जब हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं कि डेमोक्रेसी इफेक्टिव और एफिशिएंट है या नहीं, तो हमारे पास दो पक्ष खड़े हो जाते हैं, एक इसके सपोर्ट में, एक इसके अपोजिशन में। तो जो इसके अपोजिशन में है उनकी बात सुनते हैं। वो कहते हैं देखिए, जो नॉन डेमोक्रेसीज हैं जैसे कि डिक्टेटरशिप हो गई हमारे पास, मोनार्की होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, इन सभी के अंदर जो डिसीजंस है वो बहुत आराम से और बहुत जल्दी ले लिए जाते हैं। जबकि जो हमारे पास डेमोक्रेसी है इसके अंदर जो डिसीजंस होता है इसमें बहुत ज़्यादा डिले होता है। तो हम रीज़न जानते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो इसको रीज़न बना करके कहते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी एक अच्छी तरह से जल्दी से डिसीजन नहीं दे पाती है तो वो इफेक्टिव नहीं है। और अगर कोई चीज़ प्रभावशाली, इफेक्टिव ही नहीं है तो हम ये बात कैसे कहें कि वो एक एफिशिएंट है हमारे पास।
पास, ये बात भी कहना मुश्किल है। तो उनके इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि गवर्नमेंट में या डेमोक्रेसी में जो हमारे पास डिसीजंस हैं वो लेट क्यों होते हैं। देखिए, जो हमारे पास डिक्टेटरशिप होती है या नॉन डेमोक्रेसीज होती है, इनके अंदर जो हमारे पास डिसीजन ले लिए जाते हैं वो किंग लेता है, वो अल्टीमेट पावर होता है, फाइनल डिसीजन उसका ही होता है। उसकी जो कंसल्टेंट होते हैं, जो भी उसे एडवाइजर्स होते हैं, जो उसे एडवाइस करते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका डिसीजन से वो खुश है या ना खुश है। जो उसका डिसीजन है उससे उसकी जनता खुश है या ना खुश है, उसने डिसीजन ले लिया और उसे पता है उसे सत्ता पे से कोई नहीं हटा सकता, तो वो अपने डिसीजन को ही अल्टीमेट डिसीजन और फाइनल डिसीजन बना देता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जो भी हमारे पास लीडर होता है वो सभी लोगों से कंसल्ट करता है, जो भी उसके एडवाइजर्स होते हैं, और साथ ही साथ उसे जवाब भी देना पड़ेगा जो भी वो डिसीजन लेगा। हमारे पास उसे जनता को जवाब देना पड़ेगा जो भी वो डिसीजन लेगा, हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे और एक रीजनेबल डिसीजन का वो रीजनेबल जवाब देगा हमारे पास। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे पास डेमोक्रेसी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा एक मुद्दे के ऊपर चर्चा चलती है, डिस्कशन होते हैं, और इसकी वजह से जो हमारे पास डिसीजन है डेमोक्रेसी के अंदर वो डिले हो जाया करते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जो ये डिसीजन डिले होते हैं ये वर्थ इट है या नहीं है, या फिर बस चल ही रहा है जैसे चलता रहा है, सही भी है नहीं है। तो इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। देखिए, सपोज करें एक घर है, उसमें 5 मेंबर्स हैं। एक लेडी अपने घर में अच्छे से कोई नाटक देख रही है या कुछ भी कर रही है, उसी टाइम पे एक चोर आता है और वो एक कमरे में चोरी कर रहा होता है। उस लेडी को आवाज़ आती है, वो उठ करके वहाँ से उस कमरे में चली जाती है। चोर उसे हड़बड़ी में देख लेता है, चाकू निकालता है, उसे घोंप देता है और उसके बाद चोर फरार हो जाता है। इतने में ही एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय घर पे आता है और वो इस आवाज़ को सुन करके छत पे आ जाता है और वो देखता है कि एक लेडी घायल पड़ी है। तो वो क्या करता है, वो उसके चाकू को पकड़ता है और निकालने की कोशिश करता है। अब सपोज करो इतने में ही सारे जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो उस कमरे में आ गए। तो उनकी फैमिली मेंबर का जो भी लीडर होगा वो देखेगा कि एक आदमी है, उसके हाथ में चाकू है और वो चाकू उनकी बेटी या बहू जो भी है वो लेडी उसके पेट में है। तो अगर ये डिक्टेटरशिप को फॉलो करते होंगे तो ये एकदम से डिसीजन ले देगा कि ऐसा है, इसके हाथ में चाकू है, यही दोषी है, इसे फांसी पे चढ़ा दो या दीवार में चिनवा दो, जो भी कुछ वो डिसीजन देगा। और इररिस्पेक्टिव इस बात से उसे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे एक बार लोकल्स को देख ले, तिजोरी को देख ले कि भाई जो खुला हुआ माल इसके बैग में है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये दोषी नहीं है, क्योंकि अगर इसके बैग में होता तभी तो दोषी होता। या फिर जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं वो उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से जो वो फैमिली का लीडर है जो कि डिक्टेटरशिप के अंदर है उसे कोई मतलब नहीं है। जबकि इसी फैमिली को अगर हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली सपोज करें तो हम देखें जब इसका लीडर आएगा तो इसकी कंसल्टेंट जो भी बच्चे कुछ फैमिली मेंबर्स है वो सब होंगे। सपोज करो उसमें से एक ने कहा कि देखो लोकल खुले हुए हैं, अगर ये चोर है, ये कातिल है, तो इसके बैग में लोकल की जितनी भी चीज़ें हैं, सोना सब कुछ जो है इसके बैग में होना चाहिए। तो उसके बैग की छानबीन होगी, उसके बैग की जब छानबीन होगी तो उसमें क्या निकलेगा, पिज्ज़ा निकलेगा हमारे पास। तो वो उसे बचा लेगा क्योंकि ये कार्रवाई हुई इसके ऊपर। और जो सुप्रीम लीडर था उसने एकदम से सिचुएशन को देख के डिसीजन नहीं लिया, उसने कंसल्ट किया अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेसी ये कहना चाह रही है कि जो डेमोक्रेसी है हमारे पास वो इस बात का दावा करे कि मुजरिम जो है, जो हमारे पास कल्प्रिट है, उसको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस बात का वो दावा कर पाए ना कर पाए, लेकिन वो इस बात का दावा जरूर करती है कि बेगुनाहों को सज़ा नहीं मिलेगी, जो इनोसेंट है उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो इसके बाद जो इसके अपोजिटर होते हैं वो चुप हो जाते हैं। तो अब वो डेमोक्रेसी वाले बोलते हैं अरे भाई थम, अभी कहाँ जा रहा है, एक और बात सुन। इतना ही नहीं, डेमोक्रेसी जो है हमारे पास लॉ और प्रोसीजर को भी फॉलो करती है। और क्योंकि वो लॉ और प्रोसीजर्स को फॉलो करती है जिसकी वजह से जो भी डिसीजन होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। जिसकी वजह से जो भी डिसीजन होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। और अगर कोई भी डिसीजन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो जो जनता है, सिटीजन्स है, वो उससे क्वेश्चन पूछ सकती है कि आपने ये डिसीजन इसी प्रोसीजर के थ्रू क्यों लिया। तो आप देखिए, एक तो हमने अभी देखा
कि कैसे डेमोक्रेसी अकाउंटेबल हुई अपनी कंसल्टेंसी की ओर, जो भी उसने डिसीजन लिया उसने उनको रीजन देना पड़ा। दूसरा, अब डेमोक्रेसी के डिसीजन, क्योंकि वो लॉ एंड प्रोसीजर को फॉलो कर रही है, तो अब वो अपनी जनता को भी इसका जवाब देगी कि फलाना डिसीजन उसने इस तरीके से क्यों लिया। तो हम देखते हैं कि इस वजह से हमारे पास डेमोक्रेसी अकाउंटेबल बन जाती है। तो हमने क्या कंक्लूड करा अभी तक हमने देखा कि जो डेमोक्रेसी में टाइम डिले होता है वो वर्थ इट है, बिकॉज उसमें बेगुनाह को तो कम से कम सज़ा नहीं मिलती, भले ही गुनहगार बच जाए लेकिन बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलती। तो जो डिले होता है हमारे पास डेमोक्रेसी के अंदर, वो कोई बात नहीं, वर्थ इट है, उतना टाइम लग जाए वर्थ इट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो डिसीजन आएगा इसके बाद वो मैक्सिमम लोगों से एक्सेप्टेबल भी होगा। और दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट अकाउंटेबल बन रही है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी की वजह से, और लेजिटिमेट और रिस्पॉन्सिव बन रही है। ये सब वो चीज़ें हैं जो एक डेमोक्रेसी मिनिमम प्रोवाइड कराती ही कराती है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और है कि इसमें आप ध्यान से देखें तो जनता का रोल बहुत बड़ा है, सिटीजन्स का रोल। और एक फैक्ट है कि हमारे जो सिटीजन्स होते हैं, हमारी जो सोसाइटी बनती है, इसके अंदर 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं। 25% अति बुद्धिमान, 50% जैसे आप और मैं नॉर्मल बुद्धिमान, और 25% बिल्कुल बेवकूफ़ जो कटोरा लेकर घूमते हैं टाइप्स, ठीक है। तो इन्हें तो छोड़ दो। और हमें पता है डेमोक्रेसी क्या है, मेजॉरिटी को ओन करने वाली जो भी पार्टी होगी वही गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये 50% लोग हैं, सबका फोकस इन पे ही रहता है। और इन लोगों को वो आराम से बांट सकते हैं क्योंकि ये रीज़न नहीं मांगते, ये रीज़न नहीं मांगते। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं इस तरीके से हम आप लोगों का भी दिमाग ओपन कर सके। और ये जो 50% के लोग हैं इसमें से ज़्यादा लोग उस 25% जो अति बुद्धिमान के लोग हैं उसके अंदर आए, जिससे कि सरकार के ऊपर दबाव बने और वो रीज़न दे अपने क्वेश्चंस के, अपने जो भी डिसीजंस हैं उनके रीजंस दे। जैसे कि हमने अभी हाल ही में देखा है कि जो फार्म लॉ था उस पे अपने जो सिटीजन्स थे, अपने जो लोग थे वो खड़े हुए, तो सरकार ने अपना डिसीजन भी बदल दिया। तो ये होती है पावर ऑफ सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी। तो इसी के साथ जो पेज नंबर 91 का मैंने आपको पूरा टॉपिक समझाया है, आप अब समझने के बाद इसे अपनी बुक के पेज को रीड कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और भाई जिसने वीडियो यहाँ तक देख ली है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर तो दबा के कर दे, क्योंकि भाई भोलेनाथ का आशीर्वाद पेंडिंग है, कल दिलवाया